हेलो दोस्तों, दिस इज क्वांटम एकेडमी और आज एक बार फिर आपका मैं अभिषेक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। पिछले वीडियोस में बहुत अच्छा कमेंट और बहुत अच्छा रिस्पांस आने की वजह से हमें भी प्रोत्साहन मिला कि हम आगे और काम करें और अच्छी से अच्छी चीज, सही चीज आप तक पहुंचे। इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं और इसी क्रम में हम लोग सामान्य विज्ञान के एक और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज बल आघूर्ण और कार्य, इन तीन टॉपिक पे चर्चा करनी है। हमने इसके पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में देखा। हमने वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में देखा। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं इनके बारे में देखा और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी लेकर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप अच्छी तरह से सभी नेगेटिव मार्किंग को से बच सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग जो आगे के टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9555493381 है और आप हमारे ऑफिस में भी कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं 01140224700 पे। आज हम फोर्स की चर्चा कर चुके हैं, पहले भी बल की चर्चा कर चुके हैं। और फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। आज हम बल से या फोर्स से रिलेट करने वाले एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स के लिए हमने फार्मूला देखा था F=m×a और फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन बताई थी। बल आघूर्ण के बारे में देखने से पहले हम एक चीज समझना चाहते हैं। जैसे आपके घरों में सबके घरों में कैलेंडर जरूर होता होगा। इस तरह से कील गड़ी होती है और इस पे ऐसे कैलेंडर टंगे रहते हैं और जब भी हवा चलती है तो ये कैलेंडर ऐसे होने की कोशिश करता है, कभी इधर कभी इधर। यानी कि कोशिश कर रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है कि ये इस पॉइंट के चारों ओर घूम जाए। जब तेज हवा चल रही होती है तो और भी तेज इसका मूवमेंट हो रहा होता है, इसकी गति हो रही होती है। ये सभी लोगों ने ये चीज जरूर गौर की होगी। नहीं तो अगर किसी ने गौर नहीं किया हो तो आपने अपने घर में दरवाजा तो देखा ही होगा और अगर आपके घर में नहीं है तो दूसरे घर में देखा होगा। हालांकि दरवाजा तो सबके घर में होगा। और दरवाजे के यहां पे जो कब्जे लगे रहते हैं इससे दूर एक जगह यहां पे हैंडल लगा रहता है बीच में और इसको खोलने के लिए आप खींचते हैं, बंद करने के लिए पुश करते हैं, दबाव डालते हैं। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? कॉन्सेप्ट निकल के आता है बल आघूर्ण का, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स का। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी पॉइंट के यानी किसी बिंदु के चारों ओर किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करता है या घुमा देता है। यानी कि बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को किसी स्थिर बिंदु के, यानी कि कोई बिंदु यहाँ पे स्थिर होना चाहिए, जैसे यहाँ ये कील है और यहाँ पे कब्जे हैं, इसके चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है या घुमा देता है। इसी बल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। इसका एप्लीकेशन ही मैंने बता दिया पहले ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से कि दरवाजों पे आपसे पूछा जाता है कि दरवाजों के हैंडल बीच में ही क्यों लगाए जाते हैं या इनके जो जोड़ होते हैं, इनका जो ज्वाइंट होता है, इनके जो कब्जे होते हैं
वहां से दूर क्यों लगाए जाते हैं, क्यों यहाँ बीच में नहीं लगाया जाता, क्यों यहाँ पास में नहीं लगाया जाता, इसका रीजन कौन एक्सप्लेन करता है, तो बल आघूर्ण बताता है। हम देखते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण वह बल है, अभी हमने बताया कि इट इज अ फोर्स विच ट्राई टू मूव एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। It is denoted by tau. It is denoted by tau. Tau एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, और tau इक्वल टू होता है F इंटू जिस पॉइंट को फिक्स किए होते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस लिख सकते हैं हम। अगर इसे लिखें फोर्स, तो ये लिखेंगे हम लोग बल मल्टीप्लाइड बाई लंबवत दूरी, हिंदी में लिखेंगे तो, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स विच ट्राई टू मूव और डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट, यानी कि किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर घुमाने का प्रयास करता है या घुमा भी देता है। अगर उसका फोर्स ज्यादा है तो घुमा भी देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है, कैसे आप सेट करेंगे इस चीज को जानेंगे। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी, इसका फॉर्मूला होता है। और अगर यहां से इसकी यूनिट निकाल ली जाए तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन इंटू डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, ये इसकी दूरी हो जाती है, ये इसकी यूनिट हो जाती है, यानी कि इसका मात्रक हो जाता है। और ये भी सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, यहाँ पे इसके चारों तरफ इसको घुमाएगा तो एक दिशा इसको मिलती है, इसलिए सदिश राशि में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। आगे हम देखते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो बल, अगर हमें बल लगाना है यानी कि फोर्स लगाना है, तभी ये दरवाजा खुलेगा या ये कैलेंडर इधर मूव करेगा इसके चारों, इस फिक्स पॉइंट के चारों। तो अगर हमें बल लगाना है तो कहां से लगाना चाहिए, कहां से लगाना चाहिए कि ये इजी वे में घूम जाए, इजी वे में मुड़ जाए। इसी तरह से अगर आप देखो तो कुम्हार का चाक होता है, उसमें आप चाहो तो यहाँ एक होल बनाकर और एक डंडे से इसको घुमाया जाता है। तो जितना दूर यहां से इस फिक्स पॉइंट से जितनी दूरी पे, यानी कि क्या बढ़ाते जाओ, दूरी, डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा। और इस तरह से आपको ये मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा, यानी कि ये आसानी से आप घुमा पाओगे। साधारण शब्दों में आप इतना ही बस समझ लीजिए कि आप आसानी से इसको घुमा पाओगे। लेकिन कब, जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, यानी कि आपको क्या बढ़ा देना है, बस जहां भी फिक्स पॉइंट देखना है वहां से एक फिक्स पॉइंट से इतनी दूरी पे यहाँ एक पोल बना के और आप इसको घुमाइए, आप आसानी से उसको घुमा पाओगे। वैसे ही दरवाजे में ये जो कीलें लगी हुई हैं वहां से डिस्टेंस ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जितना दूर यहाँ रहेगा उतनी आसानी से कम फोर्स लगाने से ही आप खोल सकते हो। कभी ट्राई करना आप कि दरवाजे पे यहां से फोर्स लगाकर इसको बंद करने की कोशिश करना, तो आप देखना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन आप यहां से करोगे तो बहुत आसानी से आप उसको खोल या बंद कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको बताना उसे समझा। इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट और ज्यादा नहीं है, बस आप इसका यूनिट याद करिए, यूनिट याद करे रहिए और एप्लीकेशन याद कर रहिए। और एक चीज और याद करे रहिए कि याद कीजिए कि किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, यानी कि जहां वो पॉइंट फिक्स है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें कम बल लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा और हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट था। हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है वर्क।
रेस एक बहुत ही सेल्फिश रेस होती है, इसको किसी चीज से मतलब नहीं होता, हमें अपने काम से मतलब होता है, तभी हम इतने सारे थियरीज और इतने सारे चीजें जो सब है वो पढ़ते हैं। अगर हमें काम ना हो तो कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं जानने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेट हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है, काम। लेकिन काम कैसा हो, एनर्जी कम लगे, फोर्स कम लगे, कॉस्ट कम लगे और वर्क मैक्सिमम हो। तो ये पता कैसे चले कि एनर्जी कम लगे, फोर्स कम लगे, कॉस्ट कम लगे, लेकिन काम ज्यादा से ज्यादा हो? तो ये पता करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्क डिपेंड किस पे करता है, किस पे निर्भर करता है। तो W इक्वल टू होता है, यानी कि वर्क, कार्य बराबर होता है बल यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बल, इसका गणितीय सूत्र क्या होता है, कार्य वर्क इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर, यही होगा। लेकिन ओरिजिनल यूनिट क्या हो जाएगी, ये तो आपकी न्यूटन को क्या लिखते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसी को हम लोग कहते हैं जूल, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जूल। तो कार्य का मात्रक अक्सर पूछा जाता है क्या है, तो अक्सर ज्यादातर वो पूछता है जूल, लेकिन वो इस फॉर्म में भी दे सकता है, इसलिए हमने बता दिया न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन को ओपन कर दिया हमने। तो ओरिजिनल यूनिट ये आ गई कि ग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसी को जूल कहते हैं। ये तो इसका गणितीय सूत्र हो गया, मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया। कार्य अदिश राशि है, ये याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है किस पे, इसको जब हम देखते हैं तो एक तो है फोर्स हमारे पास, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स जितना लगेगा उतना वर्क होगा, और दूसरा चीज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना वर्क होगा। तो ये दोनों चीजों पे अभी निर्भर कर रहा है। तो अगर सपोज दैट आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया F, और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया, ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेस मतलब वहां से हटा नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो W अगर वर्क देखा जाए तो वर्क इक्वल टू F इंटू 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी यूनिट 0 हो जाएगी, इसका मतलब वर्क भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप फोर्स लगाते रह जाइए, अगर यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये यहां तक चला गया, 5 मीटर भी चला गया, तो अब इसका कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो यहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। F इंटू मान लीजिए 5 लिख दिया हमने, तो 5F हो गया, यानी कि यहां पे कितना वर्क हो गया, 5F का वर्क हो गया। तो वर्क कुछ ना कुछ मिलेगा, तो किस पे डिपेंड किया,
पहली चीज तो फोर्स लगाने पे, लेकिन केवल फोर्स आप लगाते रह जाइए और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो इसका मतलब वहां वर्क डन नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अच्छी तरह से बता सकते हो। जैसे वो बोलेंगे कभी कि एक बॉल है जिस पर फोर्स लगाया गया और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और फिर उसी बॉल को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक भेज दिया गया फोर्स लगाकर, तो टोटल वर्क बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि जहां से वो बॉल गई थी या ऑब्जेक्ट गया था वहीं पे फिर से आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो फोर्स कितना भी लगा हो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान रखना होगा, तो इससे आप कार्य के मान को या वर्क को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिजिक्स में हम लोग देखते हैं, अगर आप घंटे भी 6 घंटे 7 घंटे कहते हैं, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं? चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो फिजिक्स की भाषा में आपने क्या किया? कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि आप आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन आप 10 कदम भी चल दिए तो आपने काफी काम कर लिया, ऐसा फिजिक्स मानती है, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क को कैलकुलेट करने की बात यहां पे होती है। अब हमेशा आप लीनियर मोशन ही तो नहीं करोगे, कभी कभी आप एंगल भी बनेगा। तो मान लीजिए इस तरह का कहीं वर्क हो रहा हो, इस तरह से कोई मोशन हो रहा हो जहां थीटा एंगल बन रहा हो, तो हम लोग यहां पे जब वर्क का गणितीय सूत्र लिखते हैं तो लिखते हैं F इंटू यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अक्सर किताबों में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, F इंटू डी या F इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, जो आपको सुविधा लगे। थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा के वैल्यू पे भी, डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड कर ही रहा था, थीटा के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा वर्क की वर्क कैसा है, किस तरह का है। तो थीटा की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क को कैलकुलेट करते समय यानी कि काम को कैलकुलेट करते समय हम लोग कॉस थीटा यानी कि इस थीटा के वैल्यू को, इस एंगल को भी कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पे मोशन कर रहा है, यानी कि झुके हुए सरफेस पे ऊपर से नीचे जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी से चल रहे हैं, तो सीढ़ी से क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। अब सीढ़ी क्या है, एक एंगल बना रही होती है, तो उस पे आप जब चल रहे होते हैं तो वहां वर्क डन जब होगा, वहां आप कार्य का कैलकुलेशन जब करना होगा, कार्य की गणना करनी होगी, तो हमें वहां पे थीटा को भी देखना पड़ेगा, कॉस थीटा को भी देखना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं कि जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये सीधे हो जाए ऐसे। तो आप इस तरह से अगर कहीं पे खड़े हैं, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, और 90 कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर 90 डिग्री पे कोई, जैसे अक्सर पूछा जाता है, एक कुली सामान लेकर खड़ा है या सरफेस पे चल रहा है इस तरह से, तो यहां पे क्या हो गया, सरफेस से इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होते हुए यहां पे F इंटू डी कॉस ऑफ 90।
कॉस ऑफ 90 के कारण क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कार्य पूरा पूरा शून्य हो जाएगा, यानी कि कार्य यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे इस कुली को देख लीजिए, अगर ये बस पे सामान चढ़ा रहा होता है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो यहां पे ये इसी तरह से चढ़ेगा, तो आप देखोगे कि यहां पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यून कोण बनेगा, यानी कि एक्यूट एंगल बनेगा। इसका मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। थीटा क्या हो जाएगा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसको न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जब यहां पे जाएगा तो वर्क को जो है हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, वर्क पॉजिटिव माना जाएगा, यानी कि धनात्मक कार्य को हम क्या मानेंगे, धनात्मक। और जब ऊपर से ये नीचे आ रहा होगा तो एंगल हम इस तरह से देखते हैं, जैसे ऐसे देखते हैं, तो फिर यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण बनाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब बनाएगा तो ऐसे काम को हम कहेंगे निगेटिव वर्क, नकारात्मक कार्य होगा या ऋणात्मक कार्य होगा। और थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या हो गया, कार्य शून्य। तो जब थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो कार्य क्या हो गया, शून्य। जब थीटा की वैल्यू न्यून कोण है तो कार्य क्या हो गया, धनात्मक, यानी कि इधर कुली नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कार्य धनात्मक, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कार्य ऋणात्मक, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो रहा है और 180 से कम हो रहा है तो धनात्मक ऋणात्मक होगा। और अगर न्यून कोण है तो धनात्मक होगा, और 90 डिग्री है एंगल तो वहां पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कार्य। इस तरह से कार्य को धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य आप समझ सकते हो, वहां पे निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान चीज है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इसके एग्जाम्पल के साथ हम आगे और ज्यादा आपको समझाएंगे, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो सके। आज ज्यादातर मैथमेटिक्स के इसके फार्मूले को ही समझाने की कोशिश मैंने की है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको इसके एग्जाम्पल के साथ सिंपल भाषा में और समझाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको मैथमेटिकल चीजें कम से कम देनी पड़े, लेकिन साइंस की मजबूरी है कि कुछ फार्मूले तो आपको समझना पड़ेगा ही, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनको समझना जरूरी है। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लेकर और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उनके साथ कोशिश करेंगे कि आपको और कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। आज के लिए धन्यवाद।